नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र एवं पावपत से आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम मिलकर करते हैं पेपर नंबर 833 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, हमें इस सेंटेंस में ग्रामर की मिस्टेक पता करनी है, कोई एरर अगर हो तो। आइए पढ़ते हैं। Who wouldn't be delighted in a success in the examination? कौन उसकी परीक्षा में आई सफलता पर खुश नहीं होगा? परीक्षा में प्राप्त सफलता पर खुश कौन नहीं होगा? मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सक्सेस की बात है, तो सक्सेस के लिए इनका यूज़ नहीं होगा, सक्सेस के लिए ऑन का यूज होगा। ऑप्शन बी, ऑन ही सक्सेस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स। वापस से हमें ग्रामेटिकल एरर ही देनी है प्यारे दोस्तों। ऑल द प्यूपिल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज अ टीचर एंटर्ड द रूम। प्यूपिल्स मतलब शिष्य, सभी शिष्य सम्मान में खड़े हो गए जैसे ही गुरुजी कक्षा में पधारे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड है रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब तो होता है क्रमशः। रेस्पेक्टिवली इसका मतलब होता है क्रमशः, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं तो सेंटेंस में क्या आता है कि सभी छात्र, सभी शिष्य सम्मान में खड़े हुए। तो सम्मान में को यहाँ पर रेस्पेक्टिवली ना कह के रेस्पेक्टफुली कहते हैं, रेस्पेक्टफुली। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें उचित विकल्प भरना है टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। इस अंडरलाइन किए हुए भाग को बदलने के लिए। इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू डू सो, अगर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यानी जो अंडरलाइन किया हुआ भाग है, हमें उसको ABC से रिप्लेस करना है, उसको बदलना है अगर यदि ज़रूरत है तो, और नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। पढ़ते, मैनी सक्सेसफुल मैन रीच सच हाइट्स ऑफ सक्सेस दैट दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड। कि बहुत सारे सफल व्यक्ति सफलता की उस ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। एंड थिंक, और सोचते हैं दैट कि नॉर्मल रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, कि सामाजिक व्यवहार के जो सामान्य नियम हैं, डोंट अप्लाई टू देम, उन पर लागू नहीं होते। नीदर डज द लॉज ऑफ द लैंड, ना ही ज़मीन के जो रूल है वो उन पर अप्लाई होते हैं। देखिए यहाँ पर रूल्स की बात है। रूल्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर नीदर डज की जगह किसका यूज होना चाहिए? डू का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो लॉज आया हुआ, तो लॉज भी क्या है? प्लूरल है। तो हम देख सकते हैं नेगेटिव बनेगा क्योंकि लागू नहीं होते, ना ही लॉज ऑफ लैंड लागू होते हैं, तो इधर तो वैसे ही नहीं आएगा। और नो इम्प्रूवमेंट वैसे नहीं आएगा क्योंकि हमें लॉज के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से डज की जगह डू करना पड़ेगा। तो यानी नीदर डज द लॉ, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉज क्या है? मेरा प्लूरल है और इसके हिसाब से मुझे डू ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगले क्वेश्चन में भी सेम है दोस्तों, हमें रिप्लेस करना है यदि ज़रूरत हो तो। पढ़ते हैं, नीदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज़ द विनर। ना तो जज ना ही मैं इसलिए तैयार हूँ, मतलब विनर कौन है ये घोषित करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर आई के हिसाब से एम आया, यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो हु आ गया, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और कंजंक्शन के बाद मुझे किसका यूज़ चाहिए? मुझे सब्जेक्ट का यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था हु द विनर इज। तो देखते हैं,
ये बी तो वैसे ही खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया। आई एम रेडी टू अनाउंस हु द विनर इज, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देना है, सही अर्थ देना है। डन एज अ ड्यूटी बट विदाउट एनी रियल इंटरेस्ट, काम के तौर पर किया गया लेकिन बिना रुचि के किया गया हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं परफंक्टरी, यानी काम तो किया गया लेकिन बेमन से, अरुचिकर होकर। ठीक है, तो अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। एनिमेटेड का मतलब होता है सजीव, इनएक्यूरेट का मतलब होता है अनुचित, या जो कि सटीक ना हो, असटीक। और पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी जो काम तन मन से किया गया, पूरा ध्यान लगा कर किया हुआ, यानी मन व ध्यान से किया गया काम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से मैं दोस्तों इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। एन एम्बैरेसिंग सोशल मिस्टेक, यानी ऐसी सामाजिक गलती जो कि मतलब शर्मिंदगी पैदा करते, एम्बैरेसिंग मतलब शर्मिंदा कर देने वाले, उसको कहते हैं फॉक्स पास। ठीक है ना, सामाजिक गलती जिसे कहते हैं, सामाजिक गलती। ठीक है, अन्य शब्दों को ध्यान देते हैं। आउटक्राई का मतलब हो जाता है सार्वजनिक विरोध, सार्वजनिक विरोध। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप। और डिफॉल्ट का मतलब होता है चूक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, उचित हमें विकल्प हमें भरना है। ही इज अटरली डैश एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में जब वो घर पे काम काज कर के लौटता है तो पूर्ण रूप से डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मतलब थका हुआ, पूर्ण रूप से थक जाता है। आदमी जब निचुड़ कर घर पहुंचता है उसको वॉर्न आउट करना कहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमें फिल करना है। बढ़ते हैं आगे। इट इज ए ट्रैजिक रियलिटी, ट्रैजिक रियलिटी यानी बड़ी दुखद ये सच्चाई है, वास्तविकता है, दैट डैश आर यूजफुल ऑफ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स, कि डैश टैलेंटेड लोगों के और मेहनती लोगों के डैश के कारण डैश इंडिया रिमेन्स इन पैथेटिक केओस, यानी इंडिया फिर भी किस में है? एक अव्यवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये कह रहा है कि ऐसा होने के बावजूद भी, यानी टैलेंट से भरपूर है, मेहनती हमारे लोग हैं यहाँ पर, उसके बाद भी इंडिया कैसा है? केओस में है, अव्यवस्था में है। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसा होने के बावजूद भी, तो होने के बावजूद को क्या होगा? ऑप्शन बी डेस्पाइट, कि डेस्पाइट हैविंग अ पूल ऑफ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, यानी मेहनतकश और टैलेंटेड लोगों के होने के बावजूद भी इंडिया इस परिस्थिति में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा दोस्तों। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ ओकेजन की स्पेलिंग है, ओकेजन की स्पेलिंग ये होती है OCCASION, तो OCCASION यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अवसर जिसे कहते हैं, ओकेजन मतलब अवसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। दोस्तों हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देना, यानी
सेम वर्ड हमें बताना है जो ये है। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। अब इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्योंकि अफ्लुएंट का मतलब तो होता है अमीर, ये तो उसका एंटीनम हो गया। अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर, यानी जो कि एक जगह नहीं है, स्थिर नहीं है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक, यानी जो कि क्षणिक काम करता हो, तात्कालिक। यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है, गरीब ही होता है, निर्धन ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, वापस से हमें सिनोनिम ही देना है, यानी सेम वर्ड देना है, सिनोनिम देना है इस क्वेबल का। क्वेबल का मतलब होता है यानी छोटी छोटी बातों पर बहस करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो कि छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग जाता है, ट्रिवियल मैटर, तुच्छ मैटर पर, जरा जरा सी बातों पर, तो उसका सेम क्या होगा, वो हो जाएगा अपना डी, कैविल। क्योंकि कैविल का मतलब वो होता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर, तुच्छ मैटर पर बातचीत को बढ़ा देने वाला, बहस करने वाला आदमी, वो कैविल कहलाता है। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं तो प्रीमेडिटेट का मतलब होता है पूर्व नियोजित। कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं, पूर्व नियोजित, यानी जो काम पहले से ही तय हो, पूर्व नियोजित। पेनिटेंस का मतलब पछतावा होता है, पश्चाताप कह सकते हैं। और प्रीमेडिकेट का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करने वाला। ऐसा आदमी जो कि सॉरी माफ करना, घुमा फिरा के बात करना होता है, बात करने वाला नहीं होता, बात करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है दोस्तों, हमें यह एंटीनम देना है, यानी ओपोजिट हमें पूछा गया है। ओपोजिट, ओपोजिट यानी विलोम शब्द हमें देना है किमेरिकल का। किमेरिकल का मतलब होता है, ओपोजिट पूछा है, किमेरिकल का मतलब होता है जो कि वास्तविक ना हो, अवास्तविक, काल्पनिक जिसे कहते हैं, अवास्तविक। काल्पनिक कह सकता हूं मैं, काल्पनिक। तो ये किमेरिकल का मतलब होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो वास्तविक हो, रियल हो, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त, जो कि छुपा हुआ हो। ठीक है, और हाइपरक्रिटिकल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कमियां निकालता हो, यानी कमी निकालने वाला, हाइपरक्रिटिकल। और स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है मिलावटी, अडल्ट्रेटेड, मिलावटी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो एंटीनम, वापस से एंटीनम पूछा, यानी ऑपोजिट ही हमें बताना है। तो वर्ड है हमारा एनोई, इसका मतलब होता है नीरसता, बोर्डम, नीरसता। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्साइटमेंट, उत्साह, उमंग जिसे कह सकते हैं, उत्साह। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब हो गया गरीबी, गरीबी। शॉर्टेज, कमी। और फियरलेसनेस, निडरता।
निडरता। तो मेरे प्रियो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। अब डायरेक्ट में क्या पूछा है, आज वो क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले पहचानने के बाद में फिर आप तय करो। हमें डायरेक्ट क्या पूछ लिया गया है, इनडायरेक्ट फॉर्म पूछी गई है। चलिए, तो द कॉन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। कॉन्विक्ट मतलब दोषी, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे मुक्त रूप से बोलने दिया जाए कृपया, प्लीज लगाया उसने। अब देखिए ये सेंटेंस कौन बोलेगा, दोषी आदमी। मान लीजिए कोई अदालत में खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मुझे मेरी बात प्लीज, कृपया मुझे मेरी बात रखना दिया जाए। तो क्या वो सजेस्ट करेगा कॉन्विक्ट, सुझाव थोड़ी दे रहा है। तो ये ऑप्शन बी ए खत्म हो गया। अब प्लीज आए तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, तो यानी ए और डी खत्म हो गए, क्योंकि यहां पर प्रपोज्ड है, प्रस्ताव थोड़ी रख रहा है वो। द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। मस्ट बी का मतलब पक्का दिया ही जाए। कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड। तो मेरे प्रियो, जब इस प्रकार का लेट का सेंटेंस आता है तो वो माइट बी के अलाउड के साथ चेंज होता है वो। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मेरे दोस्तों यहां पर एक ईडियम है। ईडियम मतलब हमारे सामने एक मुहावरा है। इस मुहावरे का बीट बैक इसका हमें अर्थ देना है। बीट बैक का मतलब होता है रिपल्स करना। रिपल्स मतलब वापस बैक आकर कोई काम काज निपटाना, यानी खदेड़ना जिसे कहते हैं। मैं कह सकता हूं खदेड़ना, रिपल्स करना, ठीक है। तो बीट बैक मतलब खदेड़ना। चलिए, यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वापस से वही ईडियम है। ईडियम का हमें क्या चाहिए, सही अर्थ चाहिए हमें इस मुहावरे का। तो डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो सीधी सी बात है, डू अवे विद, भैया दूरी रखो इससे। ठीक है, चलते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। हमें इस क्वेश्चन में पैसिव फॉर्म पता करनी, एक्टिव हमें दिया गया है। पढ़ते हैं। द इंजर्ड पैसेंजर्स वर immediately rushed to the nearest hospital by the paramedics। मेरे दोस्तों यहाँ पर शायद क्वेश्चन बनाने में कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी पैसिव दिया गया है। ये ऑलरेडी क्या है, हमारा पैसिव है, हमें एक्टिव देखना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा सेंटेंस पैसिव में, हमें एक्टिव देखना है। ठीक है, आप देखिए क्योंकि वर के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, सीधी सी बात पैसिव फॉर्म होती है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। द इंजर्ड पैसेंजर्स वर रश्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल बाय द पैरामेडिक्स। अब देखो ये बाय द पैरामेडिक्स है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और वॉज वर आया मतलब सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी पैरामेडिक्स रश्ड द इंजर्ड पैसेंजर्स टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ये होना चाहिए। तो यहां पर हैव आ गया और थर्ड फॉर्म है, इनकरेक्ट हो गया। हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, इनकरेक्ट हो गया। अब वापस से वर के साथ आईएनजी आइए, नहीं, यहाँ पे बीइंग थोड़ी लगा हुआ जो अपन आईएनजी करेंगे, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। द पैरामेडिक्स इमीडिएटली रश्ड, यस, ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। द इंजर्ड पैसेंजर्स टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। यानी ये हमारे एक्टिव हैं, ये हमने एक्टिव फाइंड आउट किया है पैसिव फॉर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना, गलत शब्द। ठीक है,
न्यूजेंस हमें पता है, जब कोई न्यूजेंस क्रिएट करता है, कोई गड़बड़ पैदा करता है, हंगामा क्रिएट करता है, उसको न्यूजेंस करना कहते हैं। नेगोशिएट करते हैं ना, तोल मोल करना, नेसेसरी, आवश्यक। तो सबकी स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पर नेगोशिएबल की स्पेलिंग, सॉरी नेग्लिजिबल की स्पेलिंग नेग्लिजिबल होना चाहिए था, या फिर नेग्लिजिबल कर दिया। ए की जगह आई का यूज होगा। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। हमें दोस्तों 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये चारों दिए हुए हैं, हमें इनका सही क्रम देना है, करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। It has constantly been a leading producer of both major industrial and agricultural goods for decades. It has, अब ये it किसका प्रोनाउन है हमें पता नहीं है, यानी P से तो शुरू नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पहले नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन देंगे उसका। कि यह निरंतर लगातार क्या बना हुआ है, लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी बहुत अच्छा प्रोड्यूसर, उन्हें उत्पादक बना हुआ है। किसका? बड़े औद्योगिक और कृषि जो सामान है उनका बड़ा उत्पादक बना हुआ है डेकेड्स, दशकों से। The United States of America holds a dominant and influential position in the world primarily because of its remarkably high level of economic development. Yes. अब ये जो इट आया हुआ है इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का, क्योंकि यूएसए एक नाउन है, एक देश का नाम है, तो उसका प्रोनाउन इट आया हुआ है, तो यानी नंबर 1 हमारा क्यों ही आना चाहिए। आगे आर में देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स एनम्बरस एंड एवर ग्रोइंग आउटपुट। अब देखो यहां पर भी बिकॉज ऑफ आया, शुरू नहीं कर सकते, यहां पर भी देखो इट आया है, शुरू नहीं कर सकते, तो नंबर 1 क्यों आएगा। और क्यों के बाद में अब ये कह रहा है कि अमेरिका एक डोमिनेंट और प्रभावशाली पोजीशन रखता है वर्ल्ड में, प्राइमरीली मतलब प्राथमिक रूप से, बिकॉज ऑफ इट्स रिमार्केबली हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी उल्लेखनीय रूप से इसका जो आर्थिक विकास हुआ है उसके कारण। ठीक है, अब इस क्यू के बाद में यहां पर पी आना चाहिए, ऑप्शन 2। ठीक है, तो क्यू के बाद में पी, क्यू पी, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर आए कि यहां पर एस में भी तो इट था, तो मैं बताना चाहूंगा यहां पर इस ऑल्सो के कारण, ऑल्सो यानी भी, हम भी तब लगाते जब एक बात पहले बोल चुके होते हैं, इसलिए हमने ये पहला वाला जो पी वाला इट है उसको पहला स्थान दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वापस से दोस्तों में यार जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सबका हमें क्या देना है, सही क्रम देना है, करेक्ट ऑर्डर देना है। चलिए पढ़ते हैं। What can we do to avoid anger and provocation? यानी हम गुस्से और उकसावे को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। Anger and tension are prevalent due to conflicts arising out of these differences. कि जो इन डिफरेंसेस के कारण, इन डिफरेंसेस से उत्पन्न हुए विवादों के कारण ही एंगर और टेंशन उत्पन्न होती है। सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। ठीक है, कि समाज किससे भरा पड़ा, उन लोगों से जो कि सोचते और काम अलग अलग तरीके से करते हैं, जिनका सोचना और काम करना अलग अलग होता है। वी नीड टू डेवलप इन आवरसेल्व्स the capacity to transform negative experiences into positive ones। यानी हमें ऐसी क्षमता स्वयं में विकसित करने की ज़रूरत है जो कि नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों में तब्दील कर सके। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, ये दीज डिफरेंसेस, इन अंतरों के कारण, इन डिफरेंसेस के कारण। अब ये कौन से डिफरेंसेस हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नंबर 1 मेरा आर से शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी लिखा हुआ है सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली।
जो कि सोचते और काम करते अलग अलग तरीके से, और इन्हीं दो अलग अलग तरीकों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आर को नंबर 1 स्थान देना पड़ेगा हमें। तो सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। आर से स्टार्ट होगा मतलब पी खत्म हो गया। अब बचा सी और ये बी। अब देखते हैं थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, तो आर के बाद में क्यों आना चाहिए? नो डाउट कि एंगर एंड टेंशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई ये जो डिफरेंसेस, माफ करें, इन डिफरेंसेस के कारण ही क्या क्या उत्पन्न होता है? एंगर यानी गुस्सा और टेंशन। तो आर के बाद में क्या आएगा? 2 नंबर पे क्यों आ जाएगा। ठीक है, आर क्यों, फिर पी। अब ये कह रहा है कि व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। अब ये सवाल दाग रहा है कि इन डिफरेंसेस के कारण ये चीज उत्पन्न होती है, गुस्सा और टेंशन। तो गुस्सा और टेंशन को, इनको दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो वो एस में जवाब दे रहा है कि हमें ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी तो हमारे नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों में बदलते हुए। तो 3 नंबर पे पी आ जाएगा, 4 नंबर पे एस। तो आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यस मेरे मित्रों, अगला एक क्लोज टेस्ट हमारे सामने। बढ़ते हैं। Canada, which is approximately 3 times the size of India in terms of its total geographical expanse. कनाडा जो कि भारत के जोग्राफिकल मतलब जो भौगोलिक विस्तार से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 3 गुना ज़्यादा है। हैज़ अ पॉपुलेशन दैट इज, और उस कनाडा की पॉपुलेशन है दैट इज डैश मॉडेस्ट, स्टैंडिंग एट ओनली अबाउट 26 मिलियन इनहैबिटेंट्स, जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 2.6 करोड़, यानी 26 मिलियन इनहैबिटेंट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है उल्लेखनीय रूप से, तो पॉपुलेशन दैट इज रिमार्केबली मॉडेस्ट है, यानी जो कि उल्लेखनीय रूप से कम है। भाई भारत का, भाई कनाडा का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, विस्तार है, वो 3 गुना कनाडा का वो ज़्यादा है बजाय भारत के, लेकिन उसकी जनसंख्या उल्लेखनीय रूप से कम है, ये रिमार्केबली कम है। The average dash of population across this vast nation is considerably less than 3 persons per square kilometer. तो कह रहा है the average, अब देखो यहाँ पे 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर से भी लेस देन, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पे 3 व्यक्तियों से भी कम का क्या होता है? घनत्व बताते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पे जितने लोग रहते हैं वो घनत्व दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? डेंसिटी, घनत्व कि वहाँ का जो है घनत्व इतना कम है। बढ़ते हैं। इज स्ट्राइकिंगली लो बाय एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम है। फर्दर मोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डैश, यानी जो जनसंख्या का जो वितरण है वो उच्च दर्जे पे या बहुत ज़्यादा डैश है। क्या है? अब जाहिर सी बात है, विद habitation concentrated in few select pockets rather than spread evenly across the country। यानी जो ये जो 3 persons पर किलोमीटर स्क्वायर है ना, इसकी बात कर रहा है। जो कि तो जो कि के लिए किसका यूज होगा? विच का, कि विच इज, यानी जो कि इतना कम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से काफी कम है। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फर्दर मोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डेंस, हाईली डैश विद हैबिटेशन कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू सेलेक्ट पॉकेट्स रादर देन स्प्रेड इवनली अक्रॉस द कंट्री। यानी कह रहे हैं कि 80%, मतलब अभी आगे दिखाएगा कि 80% जो जनसंख्या वो एक ही पट्टी पर सीमित है, इसलिए यहाँ का जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वितरण वो कैसा है? अनइवन है। अनइवन मतलब असमान है, असमान वितरण है।
नियरली 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डैश इन अ कंपैरेटिवली नैरो बेल्ट, एक छोटी सी पट्टी में रहते हैं। 80% जनसंख्या के लोग लेस देन 300 किलोमीटर्स वाइड, जो कि 300 किलोमीटर से भी कम चौड़ी है। ठीक है, तो 5 में क्या आएगा, जनसंख्या की पॉपुलेशन की बात है तो पॉपुलेशन क्या करती है, लिव्स रहती है इन अ कंपैरेटिवली नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर्स वाइड, जो कि 300 किलोमीटर से भी कम चौड़ी है, रनिंग अलोंग द सदर्न बॉर्डर एंड द यूनाइटेड स्टेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट के सदर्न बॉर्डर से लगती है। द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सपेंसिव कंट्री रिमेन्स कॉन्स्पिक्यूअसली अंडर पॉपुलेटेड, यानी ये देश क्या है, इतना बड़ा देश है लेकिन कैसा है, अंडर पॉपुलेटेड, ओविंग प्राइमरीली टू द अनरिलेंटिंग एंड इनहॉस्पिटेबल कोल्ड, यानी जिसमें अत्यधिक ठंड है, that characterizes its northern and interior regions throughout much of the year। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पेपर नंबर 833 का सलूशन पूरा होता है। जितने भी नए वर्ड्स आए उन सब पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और अपने नोटबुक में लिखिएगा और इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शब्द और इंसान कभी भी काम आ जाते हैं और सारा गेम आदत का ही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।